तो देखिए, हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रोफेसर बनते हैं। ओके, तो जो प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर बनने के लिए क्या करना होगा हमें? सबसे पहले आपको, जैसे कि आपको पिक नजर आ रही होगी, ये प्रोफेसर है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मास्टर्स करना पड़ेगा पहले। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? मास्टर्स। अगर आपको प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि जो शुरुआत में जो होती है तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनते हैं। ठीक है, तो अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा पहले आपको, वो डिस्कस करेंगे। तो ठीक, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपके लिए? ठीक है, तो हम समझेंगे कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, मास्टर्स में जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, मैथ्स हो, है ना, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है। अब देखिए, जो एग्जाम होता है वो दो तरीके का होता है, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। एक, जो अगर मास्टर्स आप कर रहे हैं, एमए, जो एमए लोग करते हैं ना, एक एमएससी करते हैं। तो जो एमए लोग करते हैं वो नॉन साइंस वाले लोग होते हैं ना, जो नॉन साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं। ओके, और जो हमारा एमएससी होता है साइंस वाले स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो एनटीए एक एग्जाम कराता है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो उसमें क्या होता है, देखिए दो तरह के एग्जाम होते हैं, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या मतलब। एक तो होता है यूजीसी नेट, है ना, एक होता है हमारा यूजीसी, यूजीसी नेट होता है एक हमारा। ये क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरा मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, किस तरीके से हम ज्वाइन कर पाएंगे। ओके, किस तरीके से पूरा शेड्यूल रहता है, किस तरीके से ज्वाइनिंग होती है, क्या करना होता है, क्या क्या पेपर का पैटर्न है, सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए, तो देखना जरा ध्यान से। जो यूजीसी होता है, ठीक है, ये कंडक्ट कराता है हमारा एग्जाम। जो एनटीए होता है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ओके, ये कराते हैं कंडक्ट, यूजीसी नेट। ओके, इसी प्रकार से हमारा होता है सीएसआईआर नेट। दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। सीएसआईआर नेट, ओके, ये जो होते हैं, ये जो नॉन साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं। कौन से? नॉन साइंस वाले। जैसे कि एमए वाले हो गया, एमए क्या करते हैं? देखो, हिस्ट्री हो गई, लैंग्वेज हो गई, हिंदी हो गई, ये सारे जो सब्जेक्ट आते हैं, काफी सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे किस में आते हैं? यूजीसी नेट में। तो जो बच्चे नॉन साइंस वाले होते हैं, कौन से? नॉन साइंस वाले, वो इस एग्जाम को देते हैं। ठीक है, नॉन साइंस वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो देते हैं इस एग्जाम। ठीक है, इसमें काफी सारे सब्जेक्ट हैं। अब जो बच्चे सीएसआईआर नेट देते हैं वो क्या होता है? ठीक है, तो वो होता है हमारा जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं। अब इसमें कितने कौन कौन से स्टूडेंट्स आ गए? जैसे आपका लाइफ साइंस हो गया, है ना, फिजिकल साइंस हो गया, केमिकल साइंस हो गया, मैथमेटिकल साइंस हो गया, ये सारे आ गए। ठीक है, मैथ्स वाले भी आ गए, फिजिक्स वाले, पांच पांच सब्जेक्ट है इसके अंदर बेसिकली। कौन कौन से? एक तो हमारा, मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है, लाइफ साइंस हो गया, पांच पांच सब्जेक्ट है इसके अंदर। ओके, एक तो लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, मैकेनिकल साइंस और मैथमेटिकल साइंस, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ठीक है, और एक लाइफ साइंस होता है वो, और अर्थ साइंस भी आता है इसमें। ठीक है, तो टोटल पांच हैं जो कराते हैं। ठीक है, तो सीएसआई नेट साइंस वालों के लिए होता है बेसिकली। ओके, तो अब किस तरीके से हम एग्जाम देंगे, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी इसकी, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करता हूँ। ओके ओके, चलिए, तो देखिए, जो क्वालिफिकेशन रहेगी, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको प्रोफेसर बनने के लिए? सबसे पहले आपको मास्टर्स करना पड़ेगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, पांच सब्जेक्ट में से कोई सा भी हो सकता है, आपका फिजिक्स हो, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपको सबसे पहले मास्टर्स करना पड़ेगा। ये तो क्लियर हो गया होगा कि यूजीसी नेट जो आर्ट वाले हो गए बच्चे, ठीक है, लैंग्वेज हो गई, हिंदी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, काफी बहुत सारे सब्जेक्ट है इसमें, तो बहुत 100 समथिंग हो गए। ठीक है, तो बहुत सारे वो इसमें आ गए, तो वो यूजीसी नेट होता है, और ये सीएसआईआर नेट होता है साइंस वालों के लिए। ओके, इसमें पांच सब्जेक्ट है जो मैंने आपको बता दिया अभी। अब बनते कैसे, क्या प्रोसेस रहता है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है इसकी, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जरा, मास्टर्स में आपके फाइनल में भी आप इसको दे सकते हैं, मतलब फोर्थ सेमेस्टर भी में हम इसको दे सकते हैं इस एग्जाम को।
CSIR नेट, ठीक है। इससे क्या डायरेक्ट प्रोफेसर बन जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं डिस्कस करूंगा सारा कुछ, ठीक है। चलिए, तो मास्टर्स में आपने जो भी सब्जेक्ट लिया होगा उसमें मिनिमम 55% आपका होना चाहिए, ठीक है। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कितना होना चाहिए आपका मिनिमम, जो परसेंट है 55% आपकी होनी चाहिए, तब आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, वरना आप इस एग्जाम को दे नहीं पाएंगे, ओके। तो मिनिमम, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में एग्जाम दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल दे सकते हो आप फोर्थ सेमेस्टर में अगर हो आप, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो अपने डिपार्टमेंट में जाके आपने जो HOD वगैरह होते हैं उनसे अप्रूवल लेना होता है, ठीक है, उसके बाद आप उसको एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ सेमेस्टर में भी दे सकते हैं इस एग्जाम को, ठीक है। तो इसमें अब जो भी आपने जिसमें भी है, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उससे करने के बाद आप क्या करेंगे, जब इसके बाद ये एक नेट जो हम बात कर रहे हैं, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, ओके। चलिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो 55% होने के बाद मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप OBC SC उसकी बात करेंगे, OBC की अगर मैं बात करूं, OBC हो गया हमारा, ठीक है, SC हो गया, ST हो गया, इनकी अगर मैं बात करूं तो इनमें 50% होता है, ठीक है। चलिए, तो ये बात हुई यहां तक। तो अब एग्जाम में कैसे किस तरीके से आप यहां तक परसेंट लेने के बाद आप जो इसका एग्जाम होता है ऑनलाइन मोड में होता है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, एप्लीकेशन जो होते हैं इसके वो मार्च में निकलते हैं, मतलब साल में 2 बार एग्जाम होता है। कौन सा, नेट, इसको बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या होता है ये, ठीक है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब होता है, जैसे आपने CTET पढ़ा होगा, मतलब ये एक सर्टिफिकेट है कि आप ऑल इंडिया में कहीं पर भी जाकर, मतलब आप मान्य हो गए कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर के तौर पर पढ़ा सकते हैं, ठीक है। बट वो कॉलेज वाले अपना खुद का एग्जाम लेते हैं, अभी मैं पूरी बात डिस्कस करूंगा यहाँ पर, ठीक है, किस तरीके से होता है। तो जो नेट होता है हमारा बेसिकली, इसमें क्या होता है, जब आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक नेट होता है और इसी के साथ एक JRF होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये क्या चीज है, इसको भी डिस्कस करते हैं अभी। तो पेपर जो होता है हमारा, जो पेपर होता है वो होता है हमारा 200 मार्क्स का, ठीक है। कितने मार्क्स का, 200 मार्क्स का होता है हमारा पूरा पेपर, ठीक है। 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है टोटल। तो हमें किस तरीके से इसको करना होगा, जो सेक्शन होते हैं इसमें बेसिकली 3 सेक्शन होते हैं, पेपर एक ही होता है, नेट का भी एक ही पेपर होता है और JRF का भी एक पेपर होता है, ठीक है। जो उसमें एक ही पेपर के अंदर सेक्शन बने होते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो जो सेक्शन A है हमारा, वो होता है जनरल एप्टीट्यूड का, किसका, जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन A होता है हमारा, ठीक है। और जो सेक्शन B होता है वो होता है MCQ, मतलब होते MCQs ही भाई हैं सारे, ठीक है। ये भी MCQs वाइज होगा आपका, ये भी MCQs वाइज है, ठीक है। और ये है आपका, इसमें मल्टीपल आते हैं, मतलब आप ऐसे समझ लो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, अगर आप देखोगे तो एक एक पे टिक लगाना है, इसमें एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से समझो आप। तो अब हुआ क्या, ये जो पेपर है ये एक ही पेपर है, इसमें 3 सेट होते हैं A B C, ठीक है। ये जनरल एप्टीट्यूड का होता है, ये दोनों आपके कोर्स के होते हैं, उनमें निगेटिव मार्किंग इसमें होती है, ठीक है। जो सेक्शन है आपका, इसमें शुरू के जो 2 सेक्शन है इसमें 0.5 की निगेटिव मार्किंग है, और जो ये लास्ट वाला सेक्शन है, ठीक है, इसमें तो ये होगी, और जो लास्ट वाला सेक्शन है इसमें 1 मार्क निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग मतलब अगर आपने किसी गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो आपका जो सही वाला है उसमें से मार्क्स काट लेंगे आपका, ठीक है। तो ये समझो ध्यान से, तो इतनी बात क्लियर होती है। तो अब इस एग्जाम में मार्क्स कितने लाने होते हैं, JRF क्या होता है, JRF नेट क्या होता है। नेट मैंने बताया आपको, नेट सिर्फ एक ऐसा सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा कि आप किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट सरकारी, पूरी ऑल इंडिया में, कि आपके पास एलिजिबिलिटी है कि आप किसी भी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं जाके, बस इतना काम है। क्या नेट करने के बाद डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग या जॉब मिल जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नेट मिलने के बाद तुरंत आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं, इसमें वो काफी प्रोसेस है आगे, वो भी मैं अभी समझाने वाला हूँ, ठीक। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है इस फील्ड में जाने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस बताऊँ किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, सबसे पहले हमने, तो अब
जेआरएफ क्या होता है, देखिए जो टोटल इसका ये नंबर है 200 नंबर का आपका पेपर होगा पूरा, सीबीटी मोड होगा इसका, है ना, मतलब कंप्यूटर वाइज होगा ये पूरा टेस्ट, ठीक है, कंप्यूटर में आपको स्क्रीन आएगी उस पर टिक लगाने हैं। तो अब बेसिकली होगा क्या इसके अंदर कि अगर आपने, ठीक है, 200 मार्क्स का पेपर है टोटल, ठीक है, इसके अंदर पहले अगर मैं बात करूं, जैसे आप इसको क्वालिफाई करते हैं, तो अगर आपने नेट क्वालिफाई किया, पेपर सेम ही है दोनों का, जेआरएफ के भी और नेट का भी सेम पेपर है, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट पेपर नहीं है, दोनों एक ही जो पेपर है, ये यही जेआरएफ के लिए, ये नेट के लिए सेम पेपर। तो इसमें क्या होगा, देखो अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको मिलती है लेक्चरशिप, लेक्चरशिप मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, आपके जो भी होगा, आपके क्वालिफाई करोगे उस पर लिख कर आएगा इस तरीके से, यहाँ पर नेट और स्लैश लगा के असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, इस तरीके से आपका लिख के आएगा वहां पर। चलिए, ये हो जाएगा क्लियर। तो ये बात हुई एक तो ये कितने मार्क्स पर होगा, सिंपल सा है बिल्कुल, देखो कितना इजी हो जाएगा। अगर आप 200 मार्क्स में से, अगर आप 100 मार्क्स लेके आ गए, 200 में से कितने, 100 मार्क्स ओनली, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, लेक्चरशिप आपका हो जाएगा, ठीक है, 200 में से 100 मार्क्स लाने हैं बस आपको। तो आपको मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको हो जाएगा, ठीक है, एक आइडियल सेफ जोन बता रहा हूं भैया, ठीक। अब बात करते हैं जेआरएफ क्या होता है, जेआरएफ होती है जैसे कि आप आगे पढ़ना चाहते हैं मास्टर्स के बाद, आप और उस सब्जेक्ट में और डीप जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जेआरएफ पढ़ना होता है, तो पीएचडी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, पीएचडी, अगर आपको पीएचडी करनी है, ठीक है, तो आप जेआरएफ करेंगे, तो ये जेआरएफ कब होता है हमारा, तो जेआरएफ की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्या है, कितने मार्क्स इसमें लाने चाहिए, तो इसमें आपको जेआरएफ के लिए बेसिकली, जेआरएफ पेपर सेम ही है दोनों का, और अगर आपका पेपर सेम ही है दोनों का, अगर आपके मार्क्स 120 आ जाते हैं, 200 में से कितने 120 मार्क्स आ जाते हैं, तो आपका जेआरएफ हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं कट ऑफ बताऊंगा, अभी जो 2023 में लगी थी इसकी कट ऑफ, तो इसके कितने आ गए भाई, 120 अगर मार्क्स आ जाए तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। अब जेआरएफ में क्या होता है भाई, इसमें आपको और स्टडी आगे की पढ़नी होती है, ठीक है, पीएचडी करनी होती है जो कि 5 साल की होती है, मैंने बताया नहीं, काफी, ठीक है, अच्छी जॉब है बट टाइम भी काफी है ना आपको। ये देखो टीचिंग में बेसिकली होता क्या है, हमें कंटिन्यूअसली, ऐसी कोई मेरे हिसाब से कोई जॉब नहीं है जो आप लगातार सीखते रहो, है ना, टीचिंग ही एक ऐसी जॉब है जिसमें आप नई कुछ इन्वेंशन कर सकते हो, ठीक है, नहीं कुछ चीजें सीखते सकते हो। तो अगर आपको इंटरेस्ट है सीखने का हमेशा लाइफ टाइम तक, तो आप इस प्रोफेशन में आ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन है, सिखाने का, सीखने का, कुछ नया इन्वेंट करने का, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, ठीक है नहीं। तो 5 साल आप क्या करेंगे, पीएचडी करेंगे, तो अब इसमें जो है आपका, इसमें एज लिमिट का भी सीन है, ठीक है, एज लिमिट क्या होगी कि भाई क्या कब तक हम इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है, मास्टर्स के बाद आप दे सकते हैं, ये तो मैंने बता दिया, बट एज क्या होनी चाहिए, देखो नेट के लिए तो कोई एज नहीं, एज लिमिट नहीं है, लाइफ टाइम आप कभी भी दे सकते हैं, 40 50 कभी तक भी, बट जेआरएफ के लिए एक एज लिमिट होती है, ठीक है। मान लो आपने उसमें, जब आप ऑनलाइन में फिल करोगे एग्जाम को, तो उसमें क्या होगा बेसिकली, उसका, वो आप जब फिल करोगे तो उसमें जेआरएफ और नेट लिख के आएगा, सेलेक्ट करना होगा आपको एक। तो अगर आप जेआरएफ पे क्लिक करते हैं और मान लो आपके आ गए 100 नंबर आ गए लगभग, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे कि भैया हमारा कि नेट वाला भी नहीं हो पाएगा, हमने तो जेआरएफ पे क्लिक किया था, नहीं, वो जो जेआरएफ है वो कन्वर्ट हो जाएगा नेट में ऑटोमेटिक, ठीक है नहीं, 100 से, ये सबसे लोएस्ट है और ये अपर हो गई 120, इसके बीच में, है ना, 100 से 120 में जो भी आएगा सबका लेक्चरशिप होगा, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, जिसका 120 आ जाएगा, ठीक है, इसका ऊपर आ जाएगा तो उसका हो जाएगा हमारा जेआर, ये हो गया, ठीक है, सेफ जोन वाली, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू एग्जाम, किसी बार कुछ और होती है कट ऑफ, कहीं कुछ और लगती है, ज्यादा वो नहीं होता, 5 6 नंबर का ये बस वो होता है डिफरेंस, इतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है नहीं। तो अगर आप लेक्चर से मतलब जेआरएफ करेंगे, तो इसमें आपको 120 मार्क्स लाने पड़ेंगे 200 में से, ठीक है, और इसमें लेक्चरशिप के लिए क्या, इसमें क्या होगा, जैसे ही आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, किसके लिए, नेट के लिए, उस पर नेट लिखा होगा और असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा होगा ओनली। उस सर्टिफिकेट से आप ये मान्य हुए कि आप किसी भी कॉलेज में जाके आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आप टीच कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं बच्चों को, ठीक है नहीं। अगर मैं बात करता हूं कि अगर जेआरएफ करते हैं तो आप फिर क्या, किस तरीके से होता है प्रोसेस, तो इसमें आपको जो जेआरएफ क्या, ऑल इंडिया में जो आईआईटीज वगैरह है हमारी, उनमें आप क्या करेंगे, स्टडी करेंगे वहां पर जाकर अपने जो भी आपका सब्जेक्ट होगा 5 साल तक, ठीक है। तो इसमें जो गवर्नमेंट रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट के
द्वारा ही किया जाता है जेआरएफ, ये पीएचडी जो होती है हमारी, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पीएचडी करते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। बेसिकली जब हम आप एडमिशन ले लेते हैं जेआरएफ में, इसमें एज लिमिट क्या है, एज का भी देख लेते हैं। देखिए मेल की जो एज होगी इसमें, वो होगी 28। मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ओबीसी एससी के लिए वही वेरी हो जाएगी थोड़ी, 3-4 साल का वही होता है। अगर मैं बात करूँ इसकी जेआरएफ की एज लिमिट की, मैं बात करता हूँ आपसे, जेआरएफ की एज जो होती है वो होती है हमारी, मेल की बात करें तो 28, ठीक है, और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो 5 साल और ऐड कर लो इसमें, ठीक है वो 5 साल तक आप उसमें रिसर्च करेंगे, ठीक है, जो भी आपकी होगी। ऐसे नहीं कि आपको रिसर्च करेंगे वहां पे प्रोफेसर रहेंगे आपको गाइड करेंगे, ठीक है, ये नहीं कि आप ही रिसर्च करोगे जाके वहां पे, ऐसा वहां पे प्रोफेसर लोग होते हैं आपकी हेल्प करते हैं, आपको मदद करते हैं, ठीक है, इस तरीके से होती है चीजें। तो इसके दौरान आपको जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो आपको, अब तो बढ़ गया है खैर, पहले तो शायद 30-32 था, अब तो फिलहाल अभी की जो न्यूज है इस समय 38,000 रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है, रिसर्च करते टाइम। तो 38,000 रुपये पर मंथ है ये, ठीक है, पर मंथ। तो पर मंथ आपको कितने मिलेंगे, 38,000 रुपये जो भी आपके है ना उसमें मिलेंगे, और ईयर वाइज भी मिलते हैं, मतलब एक साल में आपको 20,000 रुपये भी मिलेंगे, ठीक है, एक साल में। ये तो पर मंथ है ही, और एक साल जब आपका हो जाएगा तो उसमें आपको 20,000 रुपये वो अलग से मिलेंगे, ठीक है, तो वो टोटल हो गया आपका। तो ये तो पर मंथ हो गया, जो भी आप रिसर्च करेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से आपको पर मंथ जो भी आपका खर्चा है हॉस्टल का जो भी है वो सब आपको इसमें इन्वॉल्व होगा। तो 5 साल तक आप रिसर्च करने के बाद आपकी पीएचडी हो जाएगी, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है, मान लो मैथ्स है, तो आप मैथ्स में एक पीएचडी। और आप सोच रहे होगे कि भैया पीएचडी होने के बाद क्या ये जो, अगर हमने जेआरएफ क्लियर किया तो नेट नहीं होगा, देखो नेट जेआरएफ एक बड़ी चीज है, मतलब जेआरएफ अगर आपने क्लियर किया तो जेआरएफ के साथ ही नेट आपका हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। अगर आपका जेआरएफ क्लियर हो गया इसका मतलब आपका नेट भी क्लियर हो गया, नीचे नेट लिखा हो तो होता है उसमें, ठीक है, आपने जेआरएफ क्लियर किया इसका मतलब आप नेट तो आप क्वालिफाई कर ही दिया है आपने। तो जो सर्टिफिकेट होता है, अब वैलिडिटी क्या है, जैसे आपने मान लो जेआरएफ क्लियर हो गया आपका, तो उसमें क्या होता है, अगर आपने 2 साल तक, अगर आपने कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया तो वो आपका अनवैलिड हो जाएगा, फिर ये वैलिडिटी सिर्फ 2 साल तक, आप जैसे आपने जेआरएफ क्लियर किया, 2 साल तक जो भी इंडिया में यूनिवर्सिटियां आप अप्लाई करेंगे उनमें, फिर आप पीएचडी के लिए उनमें इनरोल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने 2 साल तक नहीं किया तो ये फिर ये अनवैलिड हो जाएगा, बट वो जो इसके साथ नेट है वो आपका लाइफ टाइम रहेगा, जो नेट है इसके साथ वो आपका लाइफ टाइम रहेगा, वो हमेशा आप किसी भी, जब भी वैकेंसी निकलती है उसमें लिखा होता है साथ साथ के नेट वाले ही इसमें आ सकते हैं, तो वो चीज हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है नहीं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि 2 साल तक इसकी क्या है, बस वैलिडिटी है, उसके बाद आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये बेकार हो जाएगा एक तरीके से। ये बात हुई। एग्जाम पैटर्न की मैंने बात की आपसे, ठीक है, कोर्स क्या है इसका, अगर मैथमेटिक्स की बात, तो वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कोर्स क्या है, किस तरीके से हमें पढ़ना होता है। तो कोर्स बेसिकली बीएससी का और मास्टर्स का जो है वही रहता है, ठीक है, वही रहता है। अब इसके एग्जाम कब निकलते हैं, कब अप्लाई कर सकते हैं, और नेट के बाद होता क्या है, जो आपका जो नेट है इसके बाद आपको कॉलेज में जो वैकेंसी निकली है उसके अप्लाई करना होता है। खाली आप मान लो किसी बच्चे ने नेट क्वालिफाई किया, तो उसके बाद जो कॉलेज वाले होते हैं वो आपको देखना होगा किस कॉलेज में वैकेंसी निकली है, तो वो आपको बुलाएंगे। किसी किसी कॉलेज में ऐसा होता है खाली इंटरव्यू मांग लेते हैं, मतलब बच्चे अगर कम है स्टूडेंट्स नेट क्वालिफाई और उसमें अप्लाई किया है, तो वो अगर स्टूडेंट्स कम होते हैं तो खाली इंटरव्यू होता है आपका, आपको एग्जाम कुछ नहीं देना होता, ठीक है, कुछ कॉलेज में। तो आप जाएंगे इंटरव्यू जो भी होगा आपने, इसमें क्या ना, सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको, आपने जितना पढ़ा है अच्छे से आना चाहिए, ठीक है नहीं। तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, इंटरव्यू आपका हो जाएगा क्लियर, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद, ठीक है। बट कुछ कॉलेज में क्या होता है कि जैसे कि एग्जाम कराते हैं वो अपना, जब ज्यादा बच्चे हो जाते हैं फिर एग्जाम कराते हैं, तो एग्जाम में क्या आता है, वही जो आप नेट क्वालिफाई करते हैं वही सारे क्वेश्चन होते हैं उसमें भी, ठीक है ना। तो उनका एग्जाम फिर इंटरव्यू क्लियर रहेंगे तो फिर आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी भी अच्छी खासी होती है, वो सैलरी और सिलेबस में किसी अदर वीडियो में डिस्कस करूंगा, ओके। तो आप कमेंट कर देना, आपको इससे रिलेटेड कोई नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो मैं उस पर बनाऊंगा आपके लिए वीडियो, ठीक है। तो ये बात हुई। तो अगर आप नेट क्लियर कर पाएंगे तो फिर इस तरीके से जो वेबसाइट होती है वहां पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई बात, जेआरएफ की बात समझ में आती है कि पीएचडी के लिए करना होता है, इसमें ये सैलरी मिलती है हमें, ठीक है, रिसर्च के दौरान। और फिर आप किसी भी कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर आप पढ़ा सकते हैं जाकर, ठीक है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से। ये हुई बात, ठीक है नहीं। तो एग्जाम फॉर्म कब निकलते हैं इसके, हम कब अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, वो भी समझ लो। तो ये साल में मैंने बताया 2 बार होता है आपका एग्जाम, ठीक है, कब कब होता है वो भी देख लेते हैं हम।
तो ऑनलाइन मोड होता है, मैंने आपको बता ही दिया है। तो कब कब कराते हैं भैया, जो मार्च मार्च में इसके फॉर्म निकलते हैं अभी, ऑनलाइन एप्लीकेशन निकलते हैं इसके मार्च में, ठीक है, मार्च में निकलते हैं। और फिर ये तुरंत तुम्हारा, अगर आपने मार्च में किया है तो आपका जून में एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। और इसका ये नहीं कि रिजल्ट बहुत लेट आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत जल्दी रिजल्ट आता है इसका, ठीक है नहीं। उसी प्रकार अगर आप ध्यान देखेंगे, फिर एक बार होता है सितंबर में इसका एग्जाम, ठीक है। तो अगर आपने मार्च में दिया है तो आपका मान लो जून में जाके आपका हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम। और अगर आपने सितंबर में दिया है ना, सितंबर में दिया है आपने, तो आपका दिसंबर में जाके एग्जाम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ और भी जानकारी पता करनी है कि किस तरीके से हम इसकी तैयारी करें, है ना, तो उसके लिए अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, तो अभी जो 2023 दिसंबर का रिजल्ट आया था अभी, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर दिसंबर वाला जो रिजल्ट आया था, उसकी जो कट ऑफ लगी थी जेआरएफ के लिए, जनरल वालों की मैं बता रहा हूँ, वो लगी थी 109 नंबर पर, है ना, 109 7 पॉइंट समथिंग था कुछ। ये इस पे आपका क्या हो गया था, जेआरएफ हो गया था, ठीक है भाई। तो मतलब देखो मैंने कितना बताया, 120 बता रखा है मैंने, कभी देखो परसेंट क्या होती है, वेरी करती रहती है अकॉर्डिंग टू, है ना, हर बार चेंज हो, 5-6 नंबर का डिफरेंस रहता है हमेशा। तो ये 2023 की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपको, जो 2023 का हुआ था एग्जाम, तो उसमें जो थी आपकी जेआरएफ की बता रहा हूँ मैं, जेआरएफ की कट ऑफ लगी थी। और लेक्चर से क्या बात करूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर मैं बात करूँ, तो वो लगी थी 98, लेक्चर से, ये जेआरएफ की है, ठीक है। तो ये थी इसकी। तो इस तरीके से हम पूरी प्लानिंग करके आप किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अब अगर आपको क्वेश्चन है, कोई आपका कोई डाउट रह गया हो कि किस तरीके से प्रिपरेशन करें, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे आपका मैथ्स है, तो मैं पूरी एक मैथ्स पे किस तरीके से क्या क्या किस किस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, प्योर अप्लाइड किस तरीके से टॉपिक को हमें करना है, ताकि हम ये मार्क्स ले पाए, ठीक है। तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, तो मैं उसी के सेपरेट उसी के लिए केवल वीडियो बना दूंगा आपकी, कि मैथ्स के लिए ये है भी, फिजिक्स के लिए है, जो भी आप कमेंट करेंगे मैं उसको उसके हिसाब से वीडियो बना दूंगा, ओके। तो इस तरीके से हम, ये रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। और इसमें काफी अच्छी पेइंग जॉब है ना। और आप सीखते ही रहते हैं कुछ ना कुछ नया, और सिखाता रहता है, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय, ओके, टेक केयर।